बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका शीर्षक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसकी कंसेप्ट को जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो इससे सबसे पहले जानना जरूरी है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। देखिए, ये एक प्रकार की गाइडलाइन होती है, एक प्रकार का रास्ता है जो ये बताता है कि हमें कैसे चलना है। प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो रास्ता बताया जाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। द प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड इन कीपिंग इन माइंड द स्टैंडर्ड ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न। जो मनुष्य का व्यवहार है, उस व्यवहार के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। यानी कि ये व्यवहार पर आधारित होते हैं, बट आर अप्लाइड क्रिएटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन जैसी जैसी सिचुएशंस होती हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर इन नियमों को, प्रिंसिपल्स को प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन होने पर प्रिंसिपल्स में भी परिवर्तन हो सकते हैं। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स helps manager to perform their functions effectively and efficiently। इससे पिछले चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने इफेक्टिव और एफिशिएंट का डिफरेंस भी बताया था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस मैनेजर को हेल्प करते हैं, उसके कार्य को कुशलता पूर्वक करने में मदद करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन जान लेते हैं। प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रुथ प्रोवाइडिंग ए गाइड टू द थॉट और एक्शन। जो नियम होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ट्रुथ होते हैं। कोई स्टेटमेंट होती है जो कि सत्य वचन होता है, जो कि गाइड करता है कोई भी एक्शन लेने के लिए या कोई भी विचार करने के लिए, वो एक रास्ता बताता है। जॉर्ज आर टेरी साहब ने ये डेफिनेशन प्रिंसिपल्स की दी है। तो प्रिंसिपल्स क्या है? एक सार्वभौम सत्य है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन और एक्शन। देखिए, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो ये नियम है, ये भी रास्ता बताते हैं और मैनेजर को मदद करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में या कोई भी एक्शन लेने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्योर साइंस नहीं है। यानी कि परिस्थिति और समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो हम इसको व्यवहारिक साइंस या बिहेवियरल साइंस कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम अप्लाइड साइंस भी है। अब हम नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो यूनिवर्सल हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अर्निंग संस्थाओं में ही केवल वो प्रयोग में लाए जाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग संस्थाओं में भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रयोग होते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में भी ये प्रिंसिपल्स प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी विशेषता है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, इनमें चेंज होता रहता है और समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं, तो यहाँ पर 2+2 = 4 की जगह 5 भी हो सकता है, ऐसा कहते हैं। तीसरा, नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है। जिस प्रकार के साइंस और गणित के नियम होते हैं रिजिड होते हैं, हर परिस्थिति में वो एक जैसे रहते हैं, बदलाव नहीं होता। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो जाता है। चौथा, इसकी जो प्रकृति का पॉइंट है वो है मेनली बिहेवियरल। ये व्यवहारिक होते हैं, यानी कि मनुष्य के व्यवहार पर डिपेंड करते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो मनुष्य के व्यवहार के अनुसार ही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये एक रास्ता बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सा मार्ग
चयन किया जाना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिस प्रकार से साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है उसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर भी ये लागू होती है। कोई गेंद है, अगर वो ऊपर से नीचे डाली जाए तो वो जमीन पर गिरेगी। उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कुशल प्रबंध है, तो उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, कुशल नहीं है, तो उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाएगी। छठी इसकी जो विशेषता है, सिक्स्थ, वो है कंटिंजेंट। ये कंटिंजेंट होते हैं। देखिए अकाउंटेंसी में भी आपने पढ़ा था 11th क्लास में कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का अभिप्राय है कि निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लागू किए भी जा सकते हैं और नहीं भी लागू किए जा सकते। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या लाभ हैं? तो पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो संस्था के रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियल रिसोर्स हो, वो सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, एक से अधिक प्रयोग होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है कि जो सीमित साधन है उनका अधिकतम प्रयोग किया जाए। फैसिलिटेट साइंटिफिक डिसीजंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कारण परिणाम संबंध पर आधारित होते हैं, तो ये साइंटिफिक डिसीजंस यानी कि वैज्ञानिक निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, देखिए जो हमारा व्यवसायिक वातावरण है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो जो बदलते हुए वातावरण की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी पूरा करते हैं। फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करते हैं। बहुत सारे सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं, जैसे कि रोजगार इत्यादि प्रोवाइड कराना, अपने कर्मचारियों को रहन सहन की उचित स्थिति देना। तो इस प्रकार से ये फुलफिल करते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, ये हमारे जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको एक आंतरिक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, उनको सूझबूझ विकसित करते हैं उनकी, कि किस प्रकार की कंडीशन में किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए, किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए। और इसका एक लाभ होता है हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स, जो संस्था के गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी प्राप्ति में ये योगदान देते हैं। यानी कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रभावी रूप से लागू किए जाएं तो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना है। इसको जान लीजिए आप। वी कार्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, देखिए इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मैनेजरियल प्रिंसिपल्स या प्रबंधकीय नियमों के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो जन्मदाता थे वो हेनरी फ्योल साहब थे, और हेनरी फ्योल जी ने जिनका जो जीवन काल था वो 1841 से 1925 तक रहा, तो उन्होंने जो कि फ्रांस के एक उद्योगपति थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक पब्लिश की थी 1917 में, जो कि फ्रेंच भाषा में थी, जिसका टाइटल था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल। यानी कि ये फ्रेंच भाषा में उन्होंने एक पुस्तक जो है, एक किताब पब्लिश की थी, जिसका इंग्लिश वर्जन जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसको आप सब जानते होंगे, एक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, जो कि इंग्लिश वर्जन था 1949 में ये आया था। उसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, यानी कि प्रबंध के 14 सिद्धांतों की व्याख्या की थी। तो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सबसे पहले जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट के थे वो 1917 में एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरले, इस प्रकार फ्रेंच भाषा में इस एक पुस्तक में या फ्रेंच भाषा में एक किताब में ये पब्लिश हुए थे। उसके बाद 1949 में इंग्लिश वर्जन आया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और उसमें इन 14 प्रिंसिपल्स का, जो प्रबंध के 14 सिद्धांत थे, उनका वर्णन किया गया है। आइए इन प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में जानते हैं जो कि हेनरी फ्योल ने दिए, और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर इन सिद्धांतों का पालन किसी संस्था में नहीं किया जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा।
तो सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन कर देना। देखिए कोई पूरा कार्य है उसको टुकड़ों में बांट देना, ये डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। यानी कि एक टुकड़े को एक व्यक्ति करेगा, दूसरे टुकड़े को दूसरा व्यक्ति और तीसरे टुकड़े को तीसरा व्यक्ति करेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशेषीकरण के लाभों को प्राप्त कर लेना। जब एक व्यक्ति एक ही कार्य को करेगा तो वो उसमें निपुण हो जाएगा, इससे वेस्टेज भी कम होगी, समय भी कम लगेगा और कार्य भी जल्दी से हो जाएंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत डिवीजन ऑफ वर्क का था। आइए जानते हैं इसका क्या फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज इसका फायदा होगा स्पेशलाइजेशन, इससे विशेषीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। हमारा कोई भी कर्मचारी एक कार्य को करने में निपुण हो जाएगा और वो बिना किसी वेस्टेज के कार्यों को जल्दी से जल्दी कर पाएगा। दूसरा, अगर हम इसका अवहेलना करेंगे, अगर हम इसके सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो इससे हमारे जो लॉस होगा वो क्या होगा। एक तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, यानी कि इस सिद्धांत को अगर वायलेट करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और एक ही कार्य को कई सारे लोग नहीं करेंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। दूसरा हम देखते हैं जो सिद्धांत है वो है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का। हेनरी फ्योल कहते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को कार्य दिया जाए तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाए, लेकिन वो अपने इन कार्यों को कर पाए इसके लिए उसे कुछ अथॉरिटी भी देनी जरूरी है, यानी कि कुछ अधिकार भी देना चाहिए जिससे कि वो अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से कर पाए। अब इससे क्या लाभ होगा, हेल्पिंग इन अचीविंग गोल्स, यानी कि जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में आसानी होगी। और अगर इसको वायलेट करेंगे, इस वाले जो सिद्धांत को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर्स, यानी कि जो शक्तियां हैं उनका मिसयूज किया जा सकता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है डिसिप्लिन का, अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत हर जगह पालन किया जाना चाहिए, चाहे कोई वो प्रॉफिट अर्निंग संस्था हो, चाहे कोई नॉट प्रॉफिट अर्निंग संस्था हो, या हमारा और आपका घर हो। जहां पर डिसिप्लिन नहीं होगा वहां पर अव्यवस्था हो जाएगी। देखिए इससे क्या लाभ होगा, बेटर रेपुटेशन, यानी कि अगर संस्था में डिसिप्लिन अच्छी प्रकार से फॉलो किया जा रहा है तो उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, और अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो उसमें रेपुटेशन अच्छी नहीं बनेगी और कई बार हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो भी विरोध करेंगे, यानी कि अपने विरोध के स्वर ऊपर करेंगे। चौथा सिद्धांत यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फॉल कहते हैं हर संस्था में हर जगह आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सही प्रकार से, यानी कि राइट सिचुएशन होगी कि अगर मैनेजर एक है तो वो सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2 और सबऑर्डिनेट 3, यानी कि उनको आदेश दे। इसका अभिप्राय होता है, अगर हम शॉर्ट में देखें, कि भाई सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उसको एक ही अधिकारी से आदेश मिले। अगर उसको एक से अधिक अधिकारियों से आदेश मिलेंगे तो वो किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। एक डायग्राम देख लेते हैं, ये रॉन्ग सिचुएशन है कि एक मैनेजर है और ये दूसरा मैनेजर है और वो मैनेजर एक सबऑर्डिनेट 1 को, सबऑर्डिनेट 2 को और सबऑर्डिनेट 3 को आदेश दे रहा है। उसी प्रकार से मैनेजर 2 भी सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2 और सबऑर्डिनेट 3 को आदेश दे रहा है, तो वो किसी के भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर आपको कोई कार्य पता है कि आपको किसके आदेश का पालन करना है, कि आपको अपने माताजी के आदेश का पालन करना है या पिताजी के आदेश का पालन करना है, और अगर आपको सभी लोग आदेश देते रहेंगे तो आप किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। नो कंफ्यूजन, अगर इस सिद्धांत का पालन किया जाएगा तो हमारे सबऑर्डिनेट्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और वो अपना कार्य सही प्रकार से कर पाएंगे। अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाएगा तो डिक्रीज इन एफिशिएंसी होगी, हमारा सबऑर्डिनेट किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। फिफ्थ देख लेते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन भी बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको जानना जरूरी है, वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। एक ही हेड होना चाहिए एक जैसी क्रियाओं के लिए, यानी कि किसी संस्था में अगर एक जैसी क्रियाएं हो रही हैं तो उसके लिए एक ही हेड होना चाहिए और उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है संस्था का उसको प्राप्त करना, यानी कि लाभों को वृद्धि करना।
इसका एक एग्जांपल ये लिया जा सकता है कि डिपार्टमेंट एक है तो वो एक हेड के अंडर हो, और डिपार्टमेंट नंबर 2 है तो वो दूसरे हेड के अंडर हो। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2 दोनों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए संस्था के मेन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना, यानी कि लाभों को बढ़ाना। इससे लाभ ये होगा कि हमारे जो गोल्स हैं वो आसानी से में प्राप्त हो जाएंगे। और अगर इस सिद्धांत की अवहेलना की जाएगी तो कोऑर्डिनेशन का अभाव होगा। डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2 आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग कि वन सबॉर्डिनेट वन बॉस, यानी कि सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उसको किसके आदेश का पालन करना है और उसका एक ही बॉस होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है, वन हेड वन प्लान, यानी कि एक जैसी क्रियाओं को एक ही हेड के अंडर में रखना होता है। एम क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट ड्यूअल सबॉर्डिनेशन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के पास जो दोहरा सबॉर्डिनेशन है या दोहरी सबॉर्डिनेशन की जो समस्या है उसको खत्म करना होता है। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इंक्लूड ऑल दी एक्टिविटीज, ये देखना होता है कि संस्था की समस्त जो क्रियाएं हैं उनको शामिल कर लिया जाए, कोई भी क्रिया छूट ना जाए। इम्प्लीकेशंस किस पे होता है, एम्प्लॉइज पे। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो कर्मचारी पर पड़ता है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रभाव पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, पूरी संस्था पर पड़ता है। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसके बाद में प्रिंसिपल जो हेनरी फॉल का है, सिक्स्थ प्रिंसिपल, उसे देख लेते हैं। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरी संस्था का जो लाभ के लिए कोई भी कार्य किया जाना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया जाना चाहिए। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति मैनेजर ए है और उसका जानने वाला कोई व्यक्ति है सी, और वो उच्च कीमत पर यानी कि ज्यादा कीमत पर कच्चा माल सी से खरीदता है, जबकि डी कम कीमत पर वही कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबॉर्डिनेशन होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, यानी कि सभी का भला होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का। इससे क्या होगा, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली। जो संस्था के जो गोल्स हैं, उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। और अगर इस सिद्धांत की अवहेलना की गई तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा आपस में, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य नहीं कर पाएंगे हमारे कर्मचारी। सेवंथ पॉइंट देख लेते हैं, रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक। हेनरी फ्योल कहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को इतना पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन का और रहन सहन के स्तर को मेंटेन कर सकें या अपने जीवन को पाल सकें। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि विभिन्न विभिन्न राज्य सरकारें, केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन या न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर देती हैं। तो वो इसी सिद्धांत का प्रभाव है कि भाई कर्मचारियों को कम से कम वेतन जो दिया जाए, जिससे कि वो अपना रहन सहन के स्तर को मेंटेन कर सकें, और उससे कम वेतन कोई भी ना दे जिससे कर्मचारियों का शोषण ना हो। उससे क्या फायदा होगा कि सेटिस्फाइड रहेंगे हमारे कर्मचारी, मोटिवेटेड रहेंगे। और हमारे कर्मचारी जब मोटिवेटेड रहेंगे तो उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और इसका नुकसान होगा लेस मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। अगर हम रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो हमारे कर्मचारियों में मोटिवेशन की कमी हो जाएगी और ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। हेनरी फ्योल कहते हैं ना तो पूरा केंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब है कि जो उच्च अधिकारी होता है वो सारे आदेश सबॉर्डिनेट्स को देता है, सारी क्रियाएं स्वयं करता है, सारे रूल्स अपने आप बनाता है और सबॉर्डिनेट से कोई सलाह नहीं लेता। इस सिचुएशन को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन डिसेंट्रलाइजेशन होती है जिसमें कार्यों का बंटवारा सबॉर्डिनेट्स को कर दिया जाता है तथा डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में सबॉर्डिनेट से भी सलाह ली जाती है। अब हेनरी फॉल कहते हैं ना तो पूर्ण रूप से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि एक टर्म है इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि जो मेन कार्य हैं उनको उच्च अधिकारियों को स्वयं करना चाहिए, और जो कम महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको सबॉर्डिनेट्स को सौंप दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी अहम की भी संतुष्टि हो जाए। इसका क्या फायदा होगा, लेस वर्कलोड, यानी कि अगर हम दूसरे कार्य कर्मचारियों को जो थोड़े से कम महत्वपूर्ण कार्य हैं सबॉर्डिनेट्स को सौंप देंगे तो इससे उच्च अधिकारियों का वर्कलोड कम हो जाएगा और वो अधिक ध्यान पॉलिसी मेकिंग इत्यादि पर दे पाएंगे। जबकि इसकी अगर हम इस सिद्धांत की अवहेलना करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग डिसीजंस होंगे।
यानी कि अगर एक ही व्यक्ति सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है और एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन ले रहा है और अगर वो गलत हो गया तो संस्था को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नौवां सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है, स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। हेनरी फ्योल के अनुसार सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। ये एक औपचारिक अधिकार रेखा है जो कि उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक जाती है। यानी कि अगर कोई भी आदेश है या कोई भी सुझाव है तो ऊपर से नीचे एक क्रम में जाने चाहिए वो। अब देखते हैं यहाँ पर एक लाइन जा रही है, डी और जी ये एक दूसरे को डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं। स्केलर चेन के अनुसार एक निश्चित फ्लो होना चाहिए, जैसे ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को। उसी तरीके से जी एफ ई ए एक निश्चित फ्लो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन में अधिकारी आपस में डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनका लेवल सेम होना चाहिए और उस स्थिति को गैंगप्लैंक कहते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो क्या फायदा होगा? सिस्टमैटिक फ्लो, यानी कि सूचनाओं का और आदेशों का आदान प्रदान एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा, एक निश्चित तरीके से होगा। और अगर इस सिद्धांत की अवहेलना करेंगे तो अनसिस्टमैटिक फ्लो हो जाएगा, अव्यवस्था बढ़ जाएगी। 10th प्रिंसिपल देख लेते हैं, ऑर्डर का सिद्धांत। ये ऑर्डर यानी कि आदेश देना नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था का सिद्धांत है। व्यवस्था यानी कि कोई भी वस्तु अपने निश्चित स्थान पर होनी चाहिए तो कार्य इजीली हो जाएगा। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं तो आपके मोजे, आपकी यूनिफॉर्म, आपके शूज, आपका बैग सब एक निश्चित स्थान पर होगा तो आप जल्दी से तैयार हो जाएंगे और स्कूल समय पर पहुंच जाएंगे। और अगर मोजे कहीं पड़े हैं, आपके शूज कहीं पड़े हैं, आपकी बुक्स कहीं हैं, बैग कहीं है, यूनिफॉर्म कहीं पड़ी हुई है, तो आप स्कूल देर से पहुंचेंगे, हो सकता है आप लेट हो जाए। तो इसी तरीके से संस्था में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। निश्चित स्थान पर वस्तुएं होनी जरूरी है। अब देख लेते हैं इसका क्या फायदा होगा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे हमारे जो साधन हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। और अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, समय अधिक लगेगा और उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। 11th प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि समानता का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च अधिकारियों को संस्था में हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि इक्वलिटी उस अपनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कर्मचारियों में असंतोष हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति ए है वो 8 यूनिट बनाता है और बी है वो 6 यूनिट बनाता है और दोनों को अगर पारिश्रमिक समान दिया जाएगा तो इनमें आपस में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और संस्था के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समानता का व्यवहार उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए। 12वां सिद्धांत है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत। कर्मचारी एक संस्था की संपत्ति होते हैं, उनको बार बार नहीं निकालना चाहिए या बार बार चेंज नहीं किया जाना चाहिए। इससे संस्था और कर्मचारी दोनों का ही नुकसान होता है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हेनरी फ्योल ने कहा है। इससे क्या फायदा होगा? इंक्रीज गुडविल, इससे जो संस्था की ख्याति है वो बढ़ेगी। और अगर इस प्रकार के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, कर्मचारियों के मन में भय बना रहेगा कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और डीमोटिवेशन फैल जाएगी और वो कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। जितने भी समय में वो संस्था में रहेंगे ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। इनिशिएटिव, देखिए इनिशिएटिव या हम कह सकते हैं इसको पहलपन का सिद्धांत। पहलपन का सिद्धांत ये कहता है कि संगठन में जो कर्मचारियों को योजना बनाने व लागू करने का भी अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों से कोई भी नीति या नियम बनाने में सुझाव नहीं लेते हैं, तो इससे उनकी अहम की असंतुष्टि होगी। इसलिए इनिशिएटिव का जो सिद्धांत है उसका पालन किया जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, जो हम हमारे कर्मचारी हैं उनका भी विकास होगा और उनके अहम की संतुष्टि भी होगी। और अगर इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा आपस में, उच्च अधिकारियों और निम्न अधिकारियों में, निम्न अधिकारियों और निम्न अधिकारियों में, उच्च अधिकारियों और उच्च अधिकारियों में अभाव हो जाएगा और उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब लास्ट सिद्धांत देख लेते हैं,
हेनरी फ्योल ने 14th जो प्रिंसिपल दिया वो दिया एस्पिरिट डी कॉर्प्स। देखिए ये एक फ्रेंच वर्ड है जो एस्पिरिट डी कोरस से निकल कर सामने आया है। इसका डेरिवेशन जो हुआ है तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है एक टीम भावना, मिलजुल के कार्य करना। इसको हम समझ सकते हैं वी रिप्लेस आई, यानी कि मैं की जगह हम शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं ये काम करूंगा ये नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए हम सब मिलकर ये काम करेंगे। इससे टीम भावना विकसित होगी। इससे क्या फायदा होगा? टीम स्पिरिट होगी, यानी कि सभी कर्मचारी मिलजुल कर कार्य करेंगे तो में टीम भावना विकसित होगी, आपसी मेलजोल होगा, मधुर संबंध स्थापित होंगे और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर इस सिद्धांत की अवहेलना करेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, आपस में मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ा और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जाना। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।